गौरतलब है कि उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। वस्तुतः प्रश्न को ठीक से समझने के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो संपादक की कलम से, संपादक है विकास दिव्यकीर्ति सर। उनके द्वारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं, उससे वह अपने आप को कैसे बेहतर करे, इसके लिए वह समय समय पे अपने मैगजीन में कुछ सुझाव जारी करते रहते हैं। ठीक है, उसी में से एक सुझाव है क्योंकि उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का सटीक अर्थ ग्रहण जरूरी होता है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे क्या आखिर उत्तर लेखन शैली जो है किस प्रकार से है और यूपीएससी किस प्रकार से मांगता है, पीसीएस किस प्रकार से मांगता है बच्चों से, उसके बारे में आज जो विकास दिव्यकीर्ति सर जो बताए हैं, ठीक है, जो बता रखे हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रिय पाठकों, आप में से बहुत से साथी सितंबर माह में होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। जो अभ्यर्थी इस वर्ष मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं वे भी निसंदेह अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज के संपादकीय का उद्देश्य आपकी उस तैयारी में आने वाली एक बाधा, जिसे अधिकांश अभ्यर्थी बाधा के रूप में पहचान ही नहीं पाते, का निराकरण करना है। आप जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार उम्मीदवार की उत्तर लेखन क्षमता में छिपा होता है। इसके बहुत से पक्ष होते हैं, जिनमें से आज हम सबसे पहले पक्ष पर बातचीत करेंगे। वह पक्ष है कि प्रश्न को ठीक तरीके से समझने की प्रक्रिया क्या है। गौरतलब है कि उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। वस्तुतः प्रश्न को ठीक से समझने के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात यह है कि प्रश्न के अंत में किस शब्द या प्रश्न समूह का प्रयोग किया गया है। दूसरी यह है कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दों से आशय उन शब्दों से है जो बताते हैं कि प्रश्न के संबंध में अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी प्रश्न के अंत में लिखा होता है कि विवेचन कीजिए, तो किसी के अंत में विश्लेषण कीजिए लिखा होता है। अगर यह सूची और लंबी करे तो अगर लिखित शब्द प्रायः किसी प्रश्न के अंतिम हिस्से में दिखाई पड़ते हैं। ये जो प्रश्न जो आप देख सकते हैं जो शब्द, ठीक है, जैसे पहला वर्ड है क्या, पहला शब्द है व्याख्या, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा मूल्य निर्धारण, चौथा आलोचनात्मक मूल्यांकन, पांचवा परीक्षण, छठा निरीक्षण, सातवां विश्लेषण, आठवां विवेचन, नौवां मीमांसा, 10वां समीक्षा, 11 आलोचना, 12 समालोचना, 13 वर्णन या विवरण, 14 परीक्षा, 15 टिप्पणी, 16 चर्चा, 17 स्पष्ट कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए इत्यादि। इन शब्दों के आधार पर तय होता है कि परीक्षक अभ्यर्थी से उत्तर में क्या उम्मीद कर रहा है। पहले वर्ग में व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए तथा प्रकाश डालिए जैसे शब्दों या शब्द युग्मों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी से लगभग समान अर्थ व्यक्त होता है। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियां सरल भाषा में व्यक्त कर दें। उसके बाद है कि दूसरे वर्ग में कुछ और शब्दों को एक साथ रखा जा सकता है, जैसे आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण और गुण दोष, विवेचन। इस भाषा में पूछे गए प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों को देखने की अपेक्षा करते हैं। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इसमें पूछे गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी हैं, किंतु सच यह है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष दोनों देखने की दृष्टि से होता है।
तीसरे वर्ग में हम सिर्फ 2 शब्दों को रखेंगे, मूल्यांकन अथवा मूल्य निर्धारण तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है किसी कथन या वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए विषय का सर्वकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करे, उसकी कमियां भी बताएं और अंत में स्पष्ट करे कि उस कथन या वस्तु की समग्र महत्ता या उपयोगिता कितनी है। विवेचन, मीमांसा, टिप्पणी और चर्चा शब्दों को चौथे वर्ग में रखा जाना चाहिए। मीमांसा का अर्थ होता है किसी विषय को व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना। ऐसे प्रश्नों पर लिखना कठिन नहीं होता, उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना पर्याप्त होता है। विवेचन वाले प्रश्नों में भी मूल अपेक्षा यही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या की ज्यादा अपेक्षा होती है। टिप्पणी का अर्थ होता है किसी विषय पर कम शब्दों में संपूर्ण चर्चा कर देना। जिन प्रश्नों में चर्चा कीजिए लिखा होता है उनका भाव भी यही होता है कि इन प्रश्नों में संबंधित जो भी पक्ष आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, आप उन्हें सरल भाषा शैली में प्रस्तुत करें। शब्दों के 5वें वर्ग में हम एक ही शब्द को रखेंगे और वह है विश्लेषण। ध्यातव्य है कि विश्लेषण तथा संश्लेषण परस्पर विरोधी शब्द है। जहां संश्लेषण का अर्थ बिखरी हुई चीजों को जोड़कर एक करना होता है, वहीं विश्लेषण का अर्थ होता है किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना। किसी कथन का विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना जैसे संदर्भों का आधार बनाना चाहिए। प्रश्नों को समझने का दूसरा पक्ष यह है कि कथन के विभिन्न हिस्सों के बीच आपस में क्या संबंध है। सरल कथनों में तो यह समस्या सामने आती है, किंतु जैसे ही जटिल वाक्य संयोजन वाले प्रश्न उपस्थित होते हैं, अभ्यर्थी के समक्ष उनका व्याख्या और अर्थ बोध से जुड़ी कठिनाइयां प्रकट होने लगती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को मुख्य रूप से उन मात्रा सूचक या तीव्रता सूचक शब्दों पर ध्यान देना चाहिए जो प्रश्न का फोकस निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न है कि 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समयों में से एक के रूप में देखा जाता है, मूल्यांकन कीजिए, तो इसमें सबसे विवादास्पद समयों में से एक वाक्यांश पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे निहित है कि आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का अकेला विवादास्पद समय नहीं रहा है, बल्कि कई विवादास्पद समयों में से एक है। इसी प्रक्रिया को प्रश्न का तार्किक विखंडन करना कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो इसका अर्थ है कि जटिल वाक्य को कुछ सरल वाक्यों में तोड़कर यह समझ लेना चाहिए कि प्रश्न में अंतर्निहित उप प्रश्न कौन कौन से हैं। अगला है कि उम्मीद है कि आप इस जानकारी का प्रयोग करके प्रश्नों के सटीक अर्थ ग्रहण का निरंतर अभ्यास करेंगे। मेरा अनुमान है कि लगभग 100 प्रश्नों पर प्रयोग कर लेने के बाद आप उस सहज स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां प्रश्न को देखते ही उसका सही अर्थ दिमाग में अपने आप कौंधने लगता है। शुभकामनाओं सहित विकास दिव्यकीर्ति। तो दोस्तों, कैसा लगा यह जो विचार विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा है, जो इस मैगजीन में था, जो हम अपने बातों के हम अपने आवाज़ों के माध्यम से आप तक सुनाने का कष्ट किया। दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे यह वीडियो उसके साथी को भी लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। जय हिंद।